इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो RWPSSC जीडी का मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था जो कि 23 जनवरी को आया था। तो उसी का 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, मैथ मिनी मॉक टेस्ट जो कि 23 जनवरी को आया था उसी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। कह रहा कि यदि वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, 8,47,000 है, तो 2 साल बाद पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20/100 कट के आ गया 1/5, ये आ गया हमारा 1/5। ठीक है, जो नीचे नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, मान लेते हैं उसे ओरिजिनल। मान लेते हैं कि हमारी जनसंख्या पहले 5 रही होगी, तो 5 पे 1 की वृद्धि यानी 6 हो गई। पहले साल 5 से 6 हो गई, फिर दूसरे साल भी 5 से 6 हो रही है, क्योंकि दूसरे साल भी 20% की वृद्धि हो रही है। पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 25, इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 36। तो ये 2 साल पहले की जनसंख्या है और ये 2 साल बाद की जनसंख्या है। तो इसी 25 का मान हमें प्रश्न में 8,47,000 दे रखा है और हमसे 36 का मान पूछा है। 8,47,000, 25 का मान दे रखा है और हमसे 36 का मान पूछा है। 36 का मान पूछा है। ठीक है, तो इसे काट पीट लेंगे। तो काटेंगे इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 25, इसको काटेंगे तो 5 5, 5 31, 5 9 45, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20। अब हम इससे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 0 8 8 3 3। ठीक है, ये आ गया 33, 880 गुणे 36। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 33,880 का गुणे 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसको भी जल्दी करने का तरीका होता है। हम इस 36 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 6 लिख सकते हैं ना, अपने मन में ही लिख लो 30 + 6। अब 30 का गुणा पहले कर लेंगे, तो 2 0 हो गया, 8 3 24, 8 3 24 2 26, और 3 3 9 2 11, 3 3 9 1 10। ठीक है, ये आ गया। अब 6 का गुणा कर लूँ तो 6 0 0, 8 6 48 के 8, 8 6 48, 4 52 के 2 हासिल 5, 8 6 3 18, 5 23 के 3 हासिल 2, 6 3 18 2 20। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 0 8 6 9 1 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 12,19,680, ये 2 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्या बोल रहा है कि 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 7 मेल एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 7 मेल एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा कि वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। कह रहा कि 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं 5 दिन बाद। तो हमने कार्य किया पहले 12 दिन, तो 12 दिन में से हमने 5 दिन कर लिया, तो कितना काम बचा, तो 7 मेल अभी भी 7 दिन काम करेंगे। 5 दिन काम हो गया, अभी 7 दिन काम चलेगा। आगे कह रहा है कि 3 पुरुष काम छोड़ देते हैं। पुरुष कितने थे, 7। पुरुष कितने थे, 7। 7 में से 3 चले गए, तो बचे कितने पुरुष, 4। बचे कितने पुरुष, 4 मेल बचे। 4 मेल बचे। तो कह रहा है शेष पुरुष कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो डी का मान हमसे पूछा है, मान लेते हैं डी दिन में करेंगे। तो बस डी का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 7 × 7 यानी कि 49/4। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर ले, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/4, 12 सहित 1/4, ये इसका आंसर है। ठीक है, 12 सहित 1/4। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न आसानी है। कह रहा है कि 1 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है एक कार। एक कार सबसे पहले बता दो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा दे रखा है 350 और समय हमारा दे रखा है चाल। तो यहाँ से स्पीड आ गई, कार की स्पीड आ गई। कार की स्पीड कितनी आ गई, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 175/2, ये कार की स्पीड आ गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल में 12 से 2 किलोमीटर घंटे की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। कह रहा कि अगर इसकी चाल में 12 सहित 1/2 की कमी की जाती है तो 12 दूना 24, 25/2, 25/2 की कमी यानी 175 में से हम अगर 25/2 माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा। पहले यहाँ से माइनस करोगे तो ये आएगा ऊपर 0, ये आएगा 5, ये आएगा 150/2, यानी कि 75 आ गया, यानी कि 75 आ गया। अब कह रहा कि अगर अब चाल हमारी ये हो गई तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा दे रखा है 450 बटे में 75 कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो बस 15 45, 15 5 75, 5 6 30, आंसर हमारा आ गया 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 4 क्या बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 दे रखा है। ठीक है, कह रहा कि यदि इसका आयतन 3072 है, इसका आयतन 3072 है, 3072 घन मीटर है। आपको पता है कि जो कमरे की लंबाई यानी घनाभ की बात कर रहा है, ये घनाभ की बात कर रहा है, ये घनाभ की बात कर रहा है, मतलब कमरे की लंबाई घनाभ की बात कर रहा है।
तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि 3x 2x और ये x मान लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 कम 6, तो ये आ गया 6x क्यूब। इसी का मान हमें इतना दे रखा है। तो 6 से इसको काट देंगे, 6 5 30, 6 कम 6, 6 दूना 12, x क्यूब बराबर आ गया 512। तो पता है कि ये 8 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब होता है, तो x बराबर आ जाएगा 8, x बराबर आ गया 8। तो हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई है 2x, तो x की जगह अगर हम 8 रख देंगे तो आ जाएगा 16, आ जाएगा 16। ये इसका आंसर है, आ जाएगा 16, ये इसका आंसर है। ठीक है, 16 इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कोशिश करूंगा जल्दी बताने की। कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उस व्यक्ति की को उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में आ रहा है। देखो ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। ट्रेन इधर जा रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एक व्यक्ति है जो कि इधर आ रहा है, एक व्यक्ति है जो कि इधर आ रहा है 6 किलोमीटर घंटा की स्पीड से। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रेन इस व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, यानी ट्रेन खुद की दूरी को कितने देर में पार कर लेगी। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। जब आपको पता है कि दो गति वाली चीजें एक ही दिशा में आती हैं तो उनकी दूरी जो है, सॉरी, उनकी गति जो है जुड़ जाती है, तो उनकी टोटल जो गति हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वो 66 हो जाएगी, 66 हो जाएगी। ठीक है, अब 66 की स्पीड से अगर आप 110 किलोमीटर की दूरी तय करोगे 66 की स्पीड से, और ये 66 की स्पीड से, और आपको बता दूं कि ये जो 66 है ये किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी हमारा मीटर में है, और ऑप्शन हमारा सेकंड में दे रखा है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कर लो। 11 छक्का 66, 36 18, अब ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30/5, 30/5, तो ये आ गया 5 छक्का 30, आ गया 6। ठीक है, इसका आंसर आ गया 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। तो हम नंबर निकालेंगे तो 55 आ गया। टोटल इनका योग आ जाएगा 555। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि पहले 6 परिणामों का औसत, पहले 6 का औसत कितना दे रखा है 49। तो 6 से गुणा कर देंगे तो 9 चौके 54 के 4, 6 चौके 24, 4 29। कह रहा है कि अगले 6 अंतिम 6 का औसत 52 है, 52 है। तो 6 दूना 12 के 2, 6 5 30, 1 31। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 का आ जाएगा, टोटल 12 का आ जाएगा। 4 2 6, 9 10 के 0, और 3 2 5 1 6, 606 आ गया। टोटल 12 का आ गया 606। तो हमसे पूछा है कि छठे का परिणाम। तो 606 में से अगर हम 550 माइनस करेंगे तो छठवां वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 56। तो जो हमारा छठवां है तो ये आ गया 56, तो ये इसका आंसर है। बस इसमें ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आगे प्रश्न है 7। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 kg और 60 kg है। चावल के 2 मूल्य है, एक का दाम 50 प्रति किलो है, एक 60 प्रति किलो है। ठीक है, एक 60 प्रति किलो है। कह रहा है कि जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है, मिश्रित चावल को 70 किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है, लाभ हो सके। वह अनुपात क्या है जिससे दोनों चावल का किस्मों को मिलाया जाता है। कह रहा है कि इन दोनों चावलों को एक ऐसे मिश्रण में बेचा जाता है, ठीक है, जो कि 70 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से मैं बता दूं कि 70 रुपए में बेचने पर हमें 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो आएगा 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ 6, 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6, मतलब हम कोई चीज है जो कि 5 की उसे हम 6 में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। और 6 का मान हमें प्रश्न में 70 दे रखा है, 6 का मान 70 दे रखा है, 6 का मान 70 दे रखा है। देखो 70 जो है 6 का मान दे रखा है, तो हम 70/6 कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, गुणे 5 कर देंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 2 3 6, ये आ जाएगा 35। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 के 5, 5 15 17/3, 175/3 आ गया, 175/3 आ गया। यानी जो मिश्रण है उसे हम 175/3 में बेचेंगे। मतलब 70 में बेचने पे तो हमें 20% का लाभ होता है। अगर हमें लाभ ना कमाना हो तो 175/3 में बेचेंगे। तो यहाँ पे बीच की वैल्यू आ गई 175/3, 175/3, 175/3। ठीक है, तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा के हम अपना अनुपात निकाल लेंगे, हम अपना अनुपात निकाल लेंगे। तो अब 60 में से 175 को माइनस करेंगे और 175/3 में से 50 को माइनस करेंगे। तो माइनस कर लो, जैसे 60 माइनस 175/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 180, 180 में से 175 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5/3, ये आएगा 5/3। अब इसी तरह अगर इसको माइनस करेंगे, इसमें से मान लो यहाँ पे करेंगे तो 150 में से 175 माइनस करेंगे तो आएगा 25/3, 25/3। अब इसका अनुपात निकाल लो 5/3 और 25/3 का, तो 3 से 3 कट गया, 5 से कम 5, 5 और 25, तो ये आ गया 1:5। तो यही हमसे पूछा था 1:5।
किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो आंसर आ गया 1:5 या 5:1, जो भी ऑप्शन में दिया हो। आगे प्रश्न है 8वां वाला। कह रहा है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखो प्रश्न आसान है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी छूट भी दे दे और लाभ भी दे दे तो आपको क्या करना है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट जो छूट दिया होगा बराबर सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लाभ। यहाँ पे अगर लाभ हुआ तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बस एमपी दे रखा है हमारा और एमपी यानी मार्क प्राइस गुड़े छूट कितना दे रखा है, 100 में से हमारा 10% छूट दे रखा है तो 90 आ गया। अब इसे बार बार नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, अपने दिमाग में लिखोगे तब भी हो जाएगा। और सीपी हमारा है, अब हमारा लाभ कितना दे रखा है 20%, तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 125। ठीक है, तो हम यहाँ से एमपी और सीपी का अनुपात निकाल लेंगे, तो मार्क प्राइस को यहीं रहने देते हैं, सीपी को इधर लेके आएंगे तो बटे में चला जाएगा। अब 90 को उधर लेके जाएंगे तो 125 बटे 90 हो जाएगा। अब 5 से काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 18, ऊपर आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा सीपी का मान आ गया, ये हमारा एमपी का मान आ गया। मतलब मार्क प्राइस हमारा 125 है और क्रय मूल्य हमारा 18 है इसके हिसाब से। प्रश्न में कह रहा है कि 360 क्रय मूल्य दिया है, 360 क्रय मूल्य दिया है, तो 18 का मान अगर 360 दिया है तो इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 20 गुना ज्यादा, इससे 20 गुना ज्यादा। तो हमसे मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, तो ये भी 25 नहीं होगा, ये 20 से 20 गुना ज्यादा 500 होगा, ये 20 से 20 गुना ज्यादा 500 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 500। प्रश्न आसान है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि ए बी के 120% के बराबर है, 120% के बराबर है, ए बी के 120% के बराबर है। तो 120 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये प्रतिशत हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5, 6/5। बोला है कि ए जो है बी के 120% के बराबर है, बी के 120, तो बी हमारा 5 रहा होगा, ए हमारा हो गया 6। यानी अगर 5 का हम 120% निकालेंगे तो 6 आएगा, तो बी हो गया हमारा 5 और ए हो गया हमारा 6। तो प्रश्न में कहा है कि बी ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है, बी 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 ए कहा है कि बी यानी कि 5, बी ए प्लस बी यानी कि 6×5 = 11 ये कितने परसेंट के बराबर है, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 500/11। तो 11 चौक 44, 6/11, 5 55, ये आ गया 45 सहित 5/11, 45 सहित 5/11, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ठीक है, देखो हमारा दर दे रखा है 8% और समय दे रखा है हमारा 2 साल। ठीक है, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1000, साधारण ब्याज हमारा दे रखा है 1000। तो हमें राशि निकालना है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर यानी कि 8 गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना पी यानी मूलधन निकाल लेंगे, तो निकाल लो आप लोग यहाँ से मूलधन, तो ये जाएगा 25 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा 625, 6225। तो यहाँ से हमें अपना मूलधन निकाल लिया, तो ये हमारा मूलधन आ गया 6250। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि आधार पर समान राशि पर यानी इसी राशि पर समान दर से यानी 8% दर से समान अवधि के लिए यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखो हमारा दर दे रखा है 8%, तो 8% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 8/100, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, ये आ गया 25, नीचे आ गया 25। ठीक है, इसको काटे हैं तो आ गया 2/25। अब देखो धन हमारा है 25, धन हमारा है पहले साल 25, 25 पे 2 का ब्याज लग रहा है, हो जा रहा है 27। तो 2 साल का हमारा समय दे रखा है, तो फिर 25 से हो जाएगा 27, फिर 25 से हो गया 27। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 625, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 729। देखो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है इसके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर लेंगे, तो जो अंतर होगा मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो हमारा ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ से आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 1, 104 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखो ये मूलधन 625 है, इसी का मान हमें प्रश्न में 6225 हमने निकाला है, 6250 इसी का मान दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा, तो 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। तो हमारा ब्याज भी इससे 10 गुना ज्यादा कितना होगा, 1040 होगा, 1040 होगा। तो ये इसका आंसर है 1040, इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था।
प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया। 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 12% के लाभ पर बेच दिया वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 12% के लाभ का मतलब 112/100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×5 = 10 आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 × 5। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 4, 5 × 9 = 45, 5 × 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा। 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45 और इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 28। अब 79 × 28 का आप गुणा कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसे गुणा करना चाहते हो तो इसे आप लिख सकते हो 28 को 20 + 8, 20 + 8 लिख सकते हो। अब 20 का गुणा इसमें कर दोगे तो 0, 2 × 9 = 18 के 8, 2 से 14 आ गया 1580। अब 8 का गुणा कर दो, 8 × 9 = 72 के 2, 80 7, 8 7 = 56, 7 6 = 13 के 3, ये आ गया 5, 2, 8 3 = 11, 5 5 = 10, 1 2, यानी ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बस गुणा करने का तरीका बताओ कैसे जल्दी कैलकुलेशन किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है 12। 12 क्या बोल रहा है कि 24 आम के पेड़ हैं, 24 आम के पेड़ हैं, 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरे के पेड़ हैं। ये आम के पेड़ हैं, ये सेब के पेड़ हैं, ये ऑरेंज के पेड़ हैं, ठीक है। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी न्यूनतम संख्या पूछे तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या किया जाता है कि सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाला जाता है। जो नंबर दे रखा हुआ उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो 24, 56 और 72 का एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो वो 8 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब इसे काट देंगे 8 से तो 8 3 = 24 हो जाएगा, 8 7 = 56 आ जाएगा, 8 9 = 72। फिर इसके बाद कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके, तो इनका एचसीएफ आ गया 8। अब पंक्तियों की संख्या पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 को इससे भाग देंगे तो 8 3 = 24 प्लस इसको भाग देंगे तो 8 7 = 56 प्लस इसको भाग देंगे 8 9 = 72 9, ठीक है। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो 7 3 10 9 19, ये हमारा आंसर आ गया 19, ठीक है। 7 3 10 9 19, ये हमारा आंसर आ गया 19, यही हमारा आंसर है। अब ये वाला हमारा प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न देखो आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% के लाभ पर 5%, 1/2 भाग 5% के लाभ पर 5% के लाभ पर कह रहा है कि 1/3 भाग 8% के लाभ, सॉरी 8% के वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी राशि का 1/2 भाग 5% की दर पर, 1/3 भाग 8% की दर पर और शेष भाग हमको पता नहीं है, शेष भाग 10% की दर पर निवेश करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक वर्ष में उसके तीनों एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से कुल प्राप्त आय 820 है। उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे, एक ऐसा नंबर हमें लेना है यहाँ पे जो इन दोनों से कट जाए, 3 और 2 से कट जाए तो इनका एलसीएम आ गया 6। तो मान लेते हैं कि टोटल धन हमारा है, टोटल कुल हमारा धन है वो 6 है, कुल हमारा धन है 6। आपने मान लिया कुल हमारा धन है 6, तो 6 का 1/2% यानी कि 3, 6 का 1/2 निकालेंगे तो आएगा 3 और 3 को 6 का 1/2% निकालोगे तो आएगा 3 और 3 को हमने 5% की दर से किया तो आ गया 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। आ गया 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। आगे 5 3 15। अब कह रहा है कि 6 का 1/3, 6 का 1/3 निकालोगे तो 1/3 निकालोगे तो 2 आएगा। 1/3 निकालोगे, जैसे यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 1/3 निकालोगे तो 2 आएगा। तो 2 को हमने 8% की दर पर यानी कि 16, 8 गुना हो गया हमारा 16। कह रहा है कि शेष, तो हमने यहाँ पे 3 का निवेश कर दिया, यहाँ पे 2 का निवेश कर दिया, 3 2 5। अब 6 में से बच गया 1, तो 1 को यहाँ पे निवेश कर दिया और 10% की ब्याज पर, 10% की दर पर, तो 10 से कम 10, यहाँ से आ गया 10, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 15 और 16 31 10 41, 41 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 820, 41 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 820। तो 1 का मान आ गया यहाँ से कितना 20, 1 का मान आ गया यहाँ से 20, 1 का मान आ गया यहाँ से 20, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 जीरो और रहेगा, यहाँ पे 2 जीरो और रहेगा, ठीक है। तो 1 का मान आ गया 2000। तो हमसे पूछा है कि कुल निवेशित राशि, तो कुल निवेशित राशि हमने कितना माना है 6, कुल निवेशित राशि हमने माना है 6, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 का मान आ जाएगा 6 दूना 12, ये इसका आंसर है, ठीक है। 12 ये इसका आंसर है। अब प्रश्न नंबर 14 हमारा दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 और 215 को विभाजित करने पर हमारा शेषफल 4 और 5 बचना चाहिए, हमारा शेषफल 4 और 5 बचना चाहिए। तो इसको मैंने ऑप्शन से किया था, आप ऑप्शन देखोगे 7, तो 7 को अगर इससे आप करोगे 7 दूना 14,
तो यहाँ से भी 4 शेषफल बचेगा, यहाँ से भी, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो एक ऑप्शन और है आपका 14, 14 से इसको भाग दोगे तो 14 कम 14, फिर 14 कम 14, यहाँ पे 4 शेष बचेगा, फिर इसको भाग देंगे 14, फिर 7 5, 14 5 17, 5 बचेगा, तो 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से ही आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 15 बोला कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिसके पहले संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 3 गुने, पहले संख्या के 2 गुने, यानी मान लेते हैं कि वो संख्या ए और बी है, हमारी संख्याएं ए और बी है। कह रहा है कि पहली संख्या के 2 गुने यानी 2a प्लस दूसरी संख्या के 3 गुने यानी 3b का जोड़ हमें दे रखा है 100। ठीक, आगे कह रहा है कि पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के 3 गुने यानी 3a और दूसरी संख्या के 2 गुने यानी 2b का जोड़ हमें दे रखा है 120, जोड़ हमें दे रखा है 120। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, चाहे ए को चाहे बी को दोनों में बराबर कर लेंगे। तो हम ए को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इस सब में 3 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे सब तरफ, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 240। अब इसको हम माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9b से 4b को माइनस करेंगे तो आएगा 5b, और 300 में से 240 माइनस करेंगे तो आएगा 60। तो b बराबर आ गया हमारा 12, b बराबर आ गया हमारा 12। ठीक है, b बराबर आ गया 12। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, यहाँ पे 2a प्लस 3b, बी का मान यहाँ पे रखेंगे तो 12 36 हो जाएगा, 36 इसमें से माइनस होगा 100 में से तो 64 आ जाएगा। तो 2a का मान आ जाएगा 64, 2a का मान आ जाएगा 64, और a का मान आ गया हमारा 32, ए का मान आ गया 32। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी एक संख्या है 12, एक संख्या है 32, तो बड़ी कौन है? 32 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 32। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। हमको पता है कि ये इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा है, तो विकर्ण क्या होगा? एक कड़ी में 2 होगा, एक कड़ी में 2 होगा, तो एक कड़ी में 2 का मान हमें 20 दे रखा है, तो ए का मान आ जाएगा 20/2। अब इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 कड़ी में 2/2, तो आ गया 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2। तो हमसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपको पता है कि चारों भुजाओं का जोड़ होता है, 4a हो गया, तो a का मान ये है 10 कड़ी में 2, तो 4 का मान 4a का मान 40 कड़ी में 2, 40 कड़ी में 2, ये इसका आंसर है 40 कड़ी में 2। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूदा धनराशि का अनुपात 9 और 5 था, 9 और 5 था। अरुण, ये अरुण है और ये आहान है, ये आहान है। कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूदा राशि का अनुपात 9 और 5 के अनुपात में है। कह रहा है कि यदि अरुण अपनी हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। जो इनको मान लेते हैं कि 9x, ये मान लेते हैं 5x। तो अरुण जो है ये अपने राशि से 12 रुपए निकालता है और आहान को 12 रुपए दे देता है। ये अपने में से 12 रुपए निकालता है और उसको 12 रुपए देता है, तो अनुपात हो जाता है 4:3, अनुपात हो जाता है 4:3। बस यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो 27 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो आएगा 7x। ठीक है, अब हो जाएगा 12 36 और ये हो जाएगा 12 चौको 48, 48 और 36 आप जोड़ोगे, 48 48 और 36, 12 36 और 12 चौको 48 और 36 आप जोड़ोगे तो 8 चौके 24 के 4 4 7 एक आ जाएगा 84। ठीक है, तो 7x का मान आ गया 84, तो x का मान आ गया 12, x का मान आ गया 12। ठीक है, तो कह रहा है कि अरुण के पास कितनी धनराशि थी, अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो 9x थी, तो 9x का मान हमें निकालना है, तो 9 गुणे 12 कर देंगे, 12 9 108, ये आंसर आ गया 12 9 108। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 हमारा। कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है, 6 शेष बचता है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब 7 से हमें विभाजित करना है, तो हम 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, यहाँ से आ गया 3, फिर 7 चौको 28, यहाँ से आ गया 2, फिर 7 दूना 14, यहाँ से आ गया 8, फिर 0 उतार देंगे, सॉरी 14, तो यहाँ से आ गया 6, फिर 7 8 56, यहाँ से आ गया 4, 4 हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, 4 हमारा शेषफल आ गया। तो अब ये हमारा शेषफल बच रहा है। ठीक है, ये हमारा शेषफल बच रहा है।
देखो हमारा शेषफल बच रहा है 4, लेकिन देखो प्रश्न में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो 6 शेषफल बचना चाहिए, ना कि 7। तो हम क्या करेंगे, 6 में से इस शेषफल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं 2 अभी भी होता, अगर यहाँ पे 2 और हो जाता तो हमारा आंसर सेट हो जाता है यहीं पे। तो हम क्या करेंगे, 2 को इसमें जोड़ देंगे। तो जो को इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,002। तो ये इसका आंसर है 10,002। तो वो नंबर 2 है, आप यहाँ पे रख के देख लो। अगर यहाँ पे 2 रख दोगे तो यहाँ पे 2 उतरेगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा शेष, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर है 10,002। ठीक है, देखो आगे प्रश्न है 19 है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अंजलि 8 दिनों में एक काम कर सकती है। अंजलि 8 दिनों में एक काम कर सकती है। ठीक है, अंजलि 8 दिनों में काम कर सकती है। अंजलि ने यह काम 320 रुपए में लिया था। कह रहा है कि लावण्या की मदद से वो 6 दिनों में कर सकती है। अंजलि और लावण्या ये दोनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, तो वो नंबर है 24। तो अगर टोटल काम है 24, अंजलि करती है 8 दिन में, तो हर एक दिन करती होगी 3 काम। अब टोटल काम है 24, ये दोनों मिलकर 6 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, 4। तो अंजलि तो करती है एक दिन में 3 काम, यहाँ से आ गया 3। तो लावण्या एक दिन में करेगी 1 काम, क्योंकि दोनों मिलकर करती हैं एक दिन में 4 काम। ठीक है, तो यहाँ से लावण्या और अंजलि का आंसर आ गया। देखो प्रश्न में कह रहा है कि अंजलि 8 दिनों में काम करती है और अंजलि ने यह काम 320 रुपए में लिया है। 320 रुपए में लिया है, मतलब जो टोटल काम है उसका टोटल, अगर काम खत्म होगा तो टोटल हमें रुपया मिलेगा 320। तो टोटल अगर ये दोनों काम करती है तो टोटल एक दिन में काम कितना, एक दिन में एक दिन में 4 काम करती हैं। तो 4 से इसको हम भाग देंगे और तो आ जाएगा 4 × 8 = 32, यानी एक दिन में इनको 80 रुपया मिलेगा, एक दिन में 80 रुपया मिलेगा। तो लावण्या का हिस्सा पूछा गया है, तो लावण्या का हिस्सा कितना है, 1, तो ये भी 1 ही होगा, 80। ठीक है, 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 4 यूनिट का मान 320 दे रखा था, 1 यूनिट का मान आ गया 80, जो कि लावण्या का यूनिट 1 ही है, तो 80 आंसर है। देखो प्रश्न हमारा 20 जो कि लास्ट और बेहद आसान है। क्या बोल रहा है कि 5, 2 और 8 के अनुपात में 5, 2 और 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच 5, 2 और 8 के अनुपात में कोई राशि बांटी गई। ठीक है, कोई राशि बांटा गया। कह रहा कि यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 7,740 है, ए और सी के हिस्से का अंतर 7,740 है, तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, 3। 5 है, ये 8 है, तो इनका अंतर है 3, इसी का मान हमें 7,740 दे रखा है। ठीक है, तो इसे कितना गुना जाते, तो इसको भाग देंगे हम, 7,740 को 3 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आ गया। ठीक है, तो हमसे टोटल राशि पूछा है, तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 5 15, सॉरी 8 दूना 10, 5 15, इसका मान हमसे पूछा है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 9 8 24। ठीक है, गुणे 15, तो 0 15 8 120 के 0 हासिल आ गया 12, 15 5 75, 15 5 75, यह आ गया 7, यह आ गया 8, 15 दूना 30, यह आ गया 38। ठीक है, तो 38,700 ये इसका आंसर है। तो ये होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद।